हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं अपने इक्विलिब्रियम चैप्टर को, केमिस्ट्री का जो होने वाला है। तो जो आपका 5 मार्च को केवीएस आगरा रीजन में आपका जो होने वाला है कि उसके रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब दो अपोजिट प्रोसेसेस एक साथ साइमल्टेनियसली हो रही हों सेम स्पीड पे, तो उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। ऑपोजिट प्रोसेस मतलब यहाँ पे जो हो रही है फॉरवर्ड, एक प्रोसेस तो चल रही है फॉरवर्ड की तरफ, और एक प्रोसेस जो हो रही है वो हुई हाई प्रोसेस को वापस से पुरानी स्टेट में लाने को जो प्रोसेस हो रही है बैकवर्ड रिएक्शन। जब ये दोनों साइमल्टेनियसली एक स्पीड में चलने लगें तो ऐसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कह देते हैं। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम सबसे पहले होता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो देखो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे वाटर का यहाँ एग्जाम्पल है। कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ कि इक्विलिब्रियम के लिए रिवर्सिबल रिएक्शंस होना जरूरी है। ऐसी रिएक्शंस जो वापस से बैकवर्ड हो सके, रिवर्स हो सकें। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये वाला मार्क हम यूज़ करते हैं, ये याद रखना। इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए जब तक रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी तब तक कैसे वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगी, तब तो, क्योंकि रिवर्सिबल के बाद नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन तो एक सिंगल पाथ प्रोसेस, सिंगल पाथ फॉलो करती हैं। तो वहाँ पे तो आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाएगा मगर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनेगा, तो इक्विलिब्रियम वहाँ इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। मगर रिवर्सिबल में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बन जाते हैं और प्रोडक्ट से जो है आपका वापस से रिएक्टेंट बन जाता है आपका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने बताया, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, जब जैसे वाटर का एग्जांपल है कि सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कर सकते हैं। इसकी कंडीशन क्या है कि 0 डिग्री पर होना चाहिए। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, यहाँ पे वाटर को लिक्विड में वेपर में बदल लो या फिर वाटर वेपर को लिक्विड में बदल लो। यहाँ पे भी आपकी जो कंडीशन होनी चाहिए कि टेम्परेचर कूल होना चाहिए। यहाँ पे तो आपको हॉट करना पड़ेगा, मैंने यहाँ कूल। सिमिलरली यहाँ हॉट, यहाँ कूल करना पड़ेगा आपको। सॉरी, मतलब ये पहले वाले में, आइस वाले में। एक सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम है। इसके बारे में ये खास बात ध्यान रखना कि ये इक्विलिब्रियम ओनली शोन बाय सब्लिमेट्स। जो सब्लिमेट्स होते हैं वही शो करते हैं, जैसे आयोडीन, कैम्फर, ये शो कर रहे हैं। जैसे आयोडीन के यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कि सॉलिड में आयोडीन वेपर में भी बदल सकते हैं और उस वेपर को वापस से हम सॉलिड आयोडीन में भी बदल सकते हैं। तो ये जितने भी 3 टाइप के हमने देखे हैं इक्विलिब्रियम, इनको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इक्विलिब्रियम एक्चुअली इस चैप्टर में हमें 2 तरीके के पढ़ने हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल। फिजिकल हम पढ़ चुके हैं, अब हमारे जो बचा कुचा पार्ट है वो बस केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए है, क्योंकि इनमें इन्वॉल्व है सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 टाइप्स की ही स्टेट्स कन्वर्जन ही है बस। तो ये फिजिकल ही है, कोई केमिकली एलिमेंट में चेंज नहीं आया है इस इक्विलिब्रियम में, इसलिए ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। अब एक ये भी है कि गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम भी है। ये अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द सॉल्युबिलिटी, और अब यहाँ देख लेते हैं हम गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम, ये हेडिंग है। तो इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी और द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस in liquid is directly proportional to the pressure applied over the liquid। हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी या फिर जिसे हम मोल फ्रैक्शन भी कह देंगे, मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी काय जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर जितना उस पर अप्लाई करेंगे उस लिक्विड में। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उसका बढ़ेगा। तो यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, तो P जो हो जाएगा यहाँ पे, P जो हो जाएगा, एक कांस्टेंट KH ले रहे हैं और यहाँ काय, ये KH जो है यही हेनरी कांस्टेंट है, विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। जो ये हेनरी कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड होता है, नेचर ऑफ द गैस और उसकी टेम्परेचर पे। अब हम सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम देखते हैं। जैसे यहाँ पे शुगर सॉलिड में है और इसी शुगर को हमने डिज़ोल्व कर दिया पानी के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ फिजिकल इक्विलिब्रियम, कि किसी भी, कोई भी अगर हमारा इक्विलिब्रियम कोई भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है तो उसके क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली बात तो वो क्लोज सिस्टम होना चाहिए, एनर्जी का उससे ट्रांसफ़र होगा मगर मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्लोज सिस्टम होने चाहिए। दोनों टाइप की रिएक्शन चलनी चाहिए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है।
तो जो हम कह सकते हैं सेम स्पीड पे इक्विलिब्रियम जो होना चाहिए वो डायनामिक होना चाहिए, क्योंकि चल रहा है ना, तो इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम हम बोल देते हैं। डायनामिक का मतलब मूवमेंट ही तो होता है, तो इक्विलिब्रियम चल रहा है, इस तरीके से डायनामिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, वो कांस्टेंट होना चाहिए किसी भी सिस्टम में। अगर ये हो गए तो ये क्या करते हैं, कंडीशन का काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर हम प्रेशर, एग्जर्ट, वॉल्यूम या टेम्परेचर अगर चेंज हो रहे हैं तो प्रोडक्ट्स में वेरिएशन आ जाएंगे हमारे। इक्विलिब्रियम कैरेक्टराइज्ड बाय वन ऑफ इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज़। जो इक्विलिब्रियम है उसकी कोई एक ना एक मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ से उसकी पहचान होनी चाहिए, कि मान लो जब वो हो रहा है तो उस पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर प्रेशर चेंज हो रहा है उसमें, है ना, या तो उस पर प्रेशर चेंज हो रहा है, या फिर जब वो हो रहा है तो उसकी जो वॉल्यूम है उस पर एयर फेयर आ रही है, कि वॉल्यूम जो है प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट का वो कांस्टेंट बना रह रहा है। इस तरीके से जो मैग्नीट्यूड होनी चाहिए वो क्वांटिटीज़ की इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ द प्रोसेस बिफोर रीच टू इक्विलिब्रियम। इनकी जो क्वांटिटी की इन जो क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का, ये इंडिकेट करते हैं कि कहाँ तक इक्विलिब्रियम पहुँचा है, कहाँ तक प्रोसेस पहुँची है इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले। अब तक की कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, बीच की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, कोई बात नहीं, पूछा भी नहीं जाता, मगर पूछा जाएगा यहाँ से लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मान लेते हैं कोई रिएक्शन है हमारे पास, ए कंपाउंड है और बी कंपाउंड है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सी एंड डी कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, जितना ज़्यादा, एक बात बताओ कि जितना ज़्यादा मैं जितने ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट्स होंगे, मैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लूँगा तो रिएक्शन उतनी विग्रस नहीं होगी, उतनी जल्दी जल्दी नहीं होगी। तो यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है ये कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं। अब अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। मान लेते हैं के एफ मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, के एफ ए बी। के एफ मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन के तौर पे देखो तो सी और डी इसका रिएक्टेंट हो जाएंगे, तभी पीछे को ये ए बी प्रोडक्ट्स बना देगा ये। तो बैकवर्ड रिएक्शन होने के लिए सिमिलरली इन कंपाउंड्स को अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन दिखाएंगे, कम करूँगा तो कम रेट ऑफ रिएक्शन दिखाएंगे। तो सिमिलरली इनकी कंसंट्रेशन, सी और डी की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बी मान लेता हूँ मैं, और सी इंटू डी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी का मुझे हटाना है साइन, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट बैकवर्ड रिएक्शन के बी हो गया। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है। तो क्या मैं ये जो के एफ और इनको आपस में इक्वलिटी में नहीं रख सकता, क्योंकि ये आपस में इक्वल होंगे, इनको आपस में मैंने रख लिया इक्वल। अब मैंने के एफ अपॉन के बी कर दिया, के एफ अपॉन के बी करने से क्या होगा कि ये पूरा इक्विलिब्रियम रेशियो हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम है उसका सिंगल रेशियो हो जाएगा। तो इसको मैं के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह सकता हूँ ना, क्योंकि ये पूरी बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन को मिला के ही तो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट बनती है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँगा आपस में तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा, एक के सी हो गया मेरे पास वो। तो जब मैंने ये करा, के बी को नीचे ले आया के एफ के, तो ए बी जो होंगे वो सी डी के नीचे आ जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, जो कि सी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी के प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी का प्रोडक्ट आ गया है यहाँ पे। याद कैसे रखेंगे हर एक रिएक्शन में कि किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, उसके प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन अपॉन में उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ऐसे हमें इसे याद रखना है। अगर कोई रिएक्शन जो है वो इस टाइप से हो कि उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी आ गए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए, इसमें तो अभी नंबर ऑफ मोल्स थे नहीं, मगर अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मान लेता है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, तो बस क्या होगा, जो इनकी कंसंट्रेशन है ना उसके साथ पावर आ जाएगी। मान लो मेरे पास सी है तो सी के सामने कौन सा है, मोल, सी स्मॉल सी है तो स्मॉल सी, डी डी की पावर स्मॉल डी अपॉन ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल, मतलब उनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं वो एज उनके पावर के रूप में लग जाएंगे।
इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब यहाँ पे ये याद रखना कि केसी, अब हम देखेंगे कि आपका केसी निकालेंगे कैसे, ताकि हमें और अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि केसी कुछ रिएक्शन के केसी कैसे निकालें। जैसे मेरे पास H2 और Cl2 ये मिलकर HCl बना रहे हैं। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लाना पड़ेगा 2HCl बनाने के लिए। तो केसी क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ HCl, और चूँकि 2 मोल्स हैं तो ऊपर 2 और H2 और Cl2, ये इसका केसी हो गया। सिमिलरली इसका 4NH3 और 5O2 का केसी निकालेंगे तो क्या होगा, NO2 की पावर, एक्चुअली में यहाँ 4 होगी, यहाँ पे आप देख लेना गलती से मिस्टेक हो गई, NO2 की पावर 4 और H2O की पावर 6 अपॉन में NH3 की पावर 4 और O2 की पावर 5। मतलब जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो उनके पावर के रूप में आ जाएंगे, और कोई बात नहीं है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज एट ए गिवन टेम्परेचर प्रोडक्ट्स ऑफ द concentration of the reaction and products raised to the power of them their stoichiometric coefficient divided by the product of the concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient is a constant value। तो ये देखो, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। ये आपसे क्या कहता है, हालांकि डेफिनेशन नहीं आएगी, मगर लॉ ऑफ मास एक्शन आपसे यही कहता है, जो हम ऊपर अभी देख लिए कि जो ये वाली चीज़ आपको लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उसके प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन रेज टू द पावर उनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स डिवाइड बाय उनके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टू द पावर उनके रिएक्टेंट के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। बस यही है, इसको आप अपनी भाषा में लिख लेना अगर पूछ भी लेते हैं। द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विच आर इन सॉलिड स्टेट और इन लिक्विड स्टेट आर नॉट रिप्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम ऑफ केसी एज दे आर प्योर फॉर्म। देखो, जब भी आपके पास केसी में, ये याद रखना कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन होगी ना, या तो वो लिक्विड हो या फिर उसमें एक्वस हो, तभी आपको इनकी कंसंट्रेशन लेनी है, या फिर वो गैस हो। मगर अगर आपकी लिक्विड और गैस नहीं, या तो आपकी एक्वस फॉर्म हो, गलती हो गई मुझसे, या तो आपकी एक्वस फॉर्म हो या फिर आपकी गैस की फॉर्म हो, जो भी आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की, तभी आपको इस तरीके से कंसंट्रेशन लेनी है। जहाँ पे भी आपकी सॉलिड या वो आ जाए वहाँ मल्टीप्लाई वहाँ 1 कर देनी है आपको, क्योंकि ये अपने प्योर स्टेट में होते हैं, प्योर स्टेट होती है, तो प्योर स्टेट की हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 ले लेते हैं। तो जहाँ पे भी अगर मान लो सॉलिड आ या लिक्विड आ भी रहा है ना, तो वहाँ पे आप 1 कंसिडर कर लेना उनको, उनकी कंसंट्रेशन को। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन में, ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना रहा है प्लस वे H2O लिक्विड बना रहा है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का जो हमारा कंसंट्रेशन होती है अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट सॉलिड है और लिक्विड है, तो यानी कि 1 × 1 अपॉन में, क्योंकि ये एक्वस है तो यहाँ पे तो ले सकते हैं हम CaOH का होल ट्वाइस की कंसंट्रेशन। तो ये इसकी केसी आ गई, यूनिटी मानते हैं हम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैसियस स्टेट। अब देखो, जो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये आप प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, Kp हो गया आपका। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये आपका एक तो Kc हो गया जो हम पढ़ चुके हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में, एक आपके पास Kp हो गया प्रेशर के टर्म्स में, और एक आप आगे पढ़ोगे Kki मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी ये आता है। तो देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गैसियस स्टेट। तो कोई भी रिएक्शन है हमारे पास AA BB और CC और DD के बीच में, मान लेते हैं हम ये इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, AB हमारे रिएक्टेंट हैं और C प्रोडक्ट्स हैं CD। मान लेते हैं हमारे पास ये रिएक्शंस हैं। तो देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन क्या होगा,
कि कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर सी, ये सी जो है ना ये कंसंट्रेशन को कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर डी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बी। ठीक है, ये तो हम जैसे हमने पहले भी निकालना सीख चुके हैं, ये तो हमें पहले भी आता है निकालना। मगर केपी क्या होगा, ये होगा प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर एट सी रेज टू द पावर सी, मतलब जो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये तो ऊपर, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ डी, प्रेशर ऑफ सी, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। मतलब जहाँ पे कंसंट्रेशन आ रही है वहाँ प्रेशर है। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, पी वी हमें पता है एनआरटी के बराबर होता है, तो पी क्या हो गया, पी क्या हो जाएगा आपका एनआरटी बाई वी हो जाएगा आपके पास। तो पी को आप क्या लिख सकते हो, अब देखो आप ये पी वी जो होता है वो आपका एनआरटी के बराबर होता है, तो प्रेशर क्या हो गया एन बाई वी, आर टी भी लिख सकते हो आप इसको। अब एन बाई वी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका क्या देगा, कंसंट्रेशन ही तो देगा, ये कितनी कंसंट्रेशन है उसकी, तो ये पी क्या हो गया सी आर टी, ये कंसंट्रेशन ही तो देगा, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, ये मोलैरिटी नहीं होती आपकी जो कि एक कंसंट्रेटिव टर्म है, तो ये कंसंट्रेशन दे देगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ए क्या होगा सी आर टी की पावर ए, प्रेशर ऑफ बी क्या देगा सी बी आर टी, और प्रेशर सी क्या देगा सी सी आर टी, और प्रेशर डी क्या देगा सी डी आर टी। तो के पी क्या हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि के पी निकालना है तो वो क्या होता है प्रेशर एट सी रेज टू द पावर सी, प्रेशर एट डी रेज टू द पावर डी, प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर ए, प्रेशर ऑफ बी रेज टू द पावर बी, ये होता है ना आपका इक्विलिब्रियम में। तो बस वही हमें करना है यहाँ पे। तो अब हम इनकी वैल्यू हमने निकाल ही ली है ऑलरेडी, उसको यहाँ पे इनकी जगह पुट कर दिया बस। तो अब हम आगे को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा सी टू द पावर सी, किसी की भी अगर होल पावर सी है, मान लेता हूँ मैं ए टू द पावर ए इंटू बी की पावर सी है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सी एट सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी एट डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट बी। इसको आप आगे को फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रुको मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन एट सी रेज टू द पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सी सी कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर सी और मल्टीप्लाई बाय आर टी रेज टू द पावर सी, और कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर डी, और मल्टीप्लाई बाय आर टी की पावर डी डिवाइड बाय सिमिलरली आप कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर टू द ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर टू द बी, और आर टी की पावर आर टी की पावर ए। लालची हो रहे हो क्या आप लोग भी? सेकंड है, बिल्कुल सही बता रहे हो। लास्ट क्वेश्चन बेटा, एडोलेसेंस जो पीरियड है किसके किसके बीच? लालची हो रहे हो क्या? ठीक है, और आर टी की पावर बी, ये हो जाएगा। अब बेस सेम और मल्टीप्लाई में हो रही है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें पता है,
तो यहाँ पे हम सी मतलब ये कंसंट्रेशन की तो आपकी ऐसी आ जाएगी टर्म, ये कंसंट्रेशन वाली तो आपकी ऐसी ही आ जाएगी टर्म, कंसंट्रेशन की टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी और बस आपकी ये ऐसे ही आ जाएगी यहाँ पे, और आर टी की पावर सी प्लस डी और आर टी की पावर ए प्लस बी, ये हो जाएगी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से आपकी। फिर आप आगे क्या करोगे यहाँ पे, 28 साल की महिलाओं में कहाँ बेबी लग रही हूँ। चलिए मैम, तो आपने बिल्कुल सही समय से खत्म किया है ताकि मेरे लिए। तो यहाँ पे ये आपका ए और बी, यहाँ सी और डी ये ऐड हो गए यहाँ पे आपके। अब हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन बी, कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये क्या के सी का फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ के सी इंटू, अब ये आपस में डिवाइड में है तो यानी ये माइनस हो जाएंगे, आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि के पी जो होगा वो बराबर होता है के सी मल्टीप्लाई बाय आर टी टाइम्स टू डेल्टा एन, जहाँ पे डेल्टा एन क्या होता है, चेंज इन मोल्स। चेंज इन मोल्स क्या होगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका आ जाएगा। यही बात वो थी, सिर्फ ये गैशियस के लिए आता है कंसीडर, जो होते हैं ना ये नंबर ऑफ मोल्स, ये वाला एन आर, ये सिर्फ गैशियस मोल्स कंसीडर होंगे। अगर आपको सॉलिड के सामने भी मोल दिख गया ना तो भी आप उसको 1 लोगे, सॉरी कुछ उनको लोगे नहीं आप। अब हमें मान लो यहाँ के पी और के सी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो बस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है N2 + 3H2 2NH3 बना रहा है हमारे पास। चेंज इन मोल्स निकाल लेते हैं। चेंज इन मोल्स क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, 2 - 3 -1 आ जाएगा। तो यहाँ देखो रिएक्टेंट्स के, सॉरी गलती हो गई मुझसे, एक इसके सामने ए 3 इसके पास है तो एक इसके पास भी होगा मोल, जिसके सामने कुछ नहीं उसके सामने 1, तो 3 और 1 4 हो गए। और यहाँ पे 2 मोल्स इसके पास थे, 2 मोल्स इसके पास नहीं है। तो चेंज इन मोल क्या होता है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट में 2 हैं, रिएक्टेंट में 4 हैं, तो डेल्टा एन जी क्या होगा, 2 - 4 -2 मोल्स आ गया। तो के पी क्या होगा, के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। अब हमने आर टी की पावर यहाँ -2 रख दो, तो के पी यहाँ पर क्या आ जाएगा, के सी टाइम के सी अपॉन आर टी की पावर 2। सिमिलरली अब आपके पास एक और रिएक्शन है यहाँ पे H2 और I2 और 2HI, यहाँ 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 1 और 1 2 मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जो हो गए वो क्या हो गया, 2 - 2 0। तो डेल्टा एन जी आपकी 0 हो जाएगी यहाँ पे। तो के सी ये है आपका तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, आर टी की पावर तो 0 हो गई ना, तो के पी यहाँ पे के सी के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ नंबर ऑफ मोल्स के पी के सी निकालने हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे। तो इसे अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्या क्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बेस पे अब हम इन्हें देखेंगे कि कैसे होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये 2 तरीके के होंगे, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि इसमें जो होगी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होंगे वो सेम ही स्टेट में होंगे। अगर पूरी रिएक्शन आपकी लिया तो लिक्विड में होगी, या पूरी रिएक्शन आपको एक्वस में मिलेगी, या पूरी रिएक्शन आपको सॉलिड में मिलेगी। मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का जो स्टेट है वो सेम होगी। जैसे ये यहाँ पे भी गैस में, ये गैस में या होल गैस में मिल गई, यहाँ होल एक्वस में मिल जाएगी आपको। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम जहाँ पे डिफरेंट आपकी स्टेट्स आ जाएंगी रिएक्शन की। याद रखना इसमें अगर आपका एक्वस और लिक्विड आ जाए ना तो बात वही एक हो जाएगी, क्योंकि स्टेट तो दोनों की लिक्विड ही है ना। तो स्टेट जहाँ पर आपकी एक्वस और लिक्विड एक मानी जाएगी इसमें होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस में भी आप देखोगे। हेट्रोजीनियस में जब आपके पास डिफरेंट स्टेट आ जाए, जैसे यहाँ पे एक सॉलिड एक गैस, 2 सॉलिड और एक गैस आ गई आपके पास। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आगे का क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या फ़ायदे हैं वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जो होती है
expression of Kc is applicable when reactant and products are in equilibrium. तो ये तो वही बात हो गई कि एप्लीकेबल तभी होंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे, तभी केपी केसी निकाले जाएंगे, उसके अलावा तो निकाले नहीं जाएंगे। केसी की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन से। रिएक्टेंट की इनिशियली क्या कंसंट्रेशन थी उससे केसी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केसी जो होता है वो रेशियो होता है बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ आपका रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इनका रेशियो पे डिपेंड होती है वो। केसी की वैल्यू जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। यदि आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो रिएक्शन के अलग अलग केसी आ जाएंगे। फॉर ए रिएक्शन देयर इज ए यूनिक वैल्यू ऑफ टी एट इक्विलिब्रियम। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन द वैल्यू ऑफ केसी बिकम द रेसिप्रोकल ऑफ द केसी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आपका अगर आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में देखोगे तो जहाँ पे वैल्यू ऑफ केसी जो होगी आपकी वो रेसिप्रोकल होगी केसी की वैल्यू इनिशियल फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वो रेसिप्रोकल होगी बैकवर्ड के लिए। जैसे यहाँ पे 2NOCl ये 2NO और Cl2 में है, तो यहाँ पे केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी NO2 Cl2 रेज टू द पावर 2 इन दोनों की, और NOCl की पावर रेज टू 2। अब यहीं पर मैं इसको उल्टा कर दूं तो बैकवर्ड रिएक्शन में ये क्या हो जाएंगे, इसके प्रोडक्ट हो जाएंगे। सॉरी, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होंगे, ये इसके रिएक्टेंट हो जाएंगे जो प्रोडक्ट्स थे, और जो रिएक्टेंट थे वो इसके प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे K' की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, जो कि रेसिप्रोकल हो गई ना आपस में। ये वाला और ये आपस में रेसिप्रोकल उल्टे नहीं है। When a reaction is multiplied or divided by 2, Kc become square and square root of Kc respectively. K' सॉरी, जब भी किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए 2 से, तो अगर आपने मल्टीप्लाई कराए 2 से तो जो Kc की वैल्यू स्क्वायर कर दो Kc की वैल्यू की। यदि आपने डिवाइड करा है 2 से तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर दो उसका Kc की वैल्यू को। एप्लीकेशन ऑफ के देख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कब तक चलेगी उसका हमें एक आइडिया दे देता है कि रिएक्शन का क्या एक्सटेंट रहेगा। तो अब ये जो इस पार्ट से हम आगे को चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अब QC भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें आएंगी।